बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का दर्शकों। इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आप तक उन तमाम मुद्दों को लेकर आए जिनसे आप सभी पर असर पड़ता है, और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम भारत के बहुजन कहते हैं, उन पर असर डालने वाले तमाम विषयों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। और आज भी ऐसा ही एक विषय लेकर आपके बीच में हम हैं, वो है भारत की नई शिक्षा नीति, जिसे हाल ही में प्रेस को रिलीज किया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो दस्तावेज प्रेस को सौंपे गए हैं वो पूरे दस्तावेज नहीं है, और इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट और इस दस्तावेज में कुछ अंतर है। मतलब कुछ ना कुछ अभी भी छुपा हुआ है। हालांकि जो शिक्षा नीति पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो टीवी पर, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें उसकी इतनी तारीफ हो रही है कि लगता है जैसे इससे पहले कभी कोई शिक्षा नीति बनी ही नहीं, या इससे पहले कोई शिक्षा किसी ने ग्रहण की ही नहीं, या पिछली शिक्षा नीति से किसी को कोई लाभ हुआ ही नहीं। तो अब ऐसा क्या बहुत अच्छा हो रहा है? और अगर इस ड्राफ्ट को थोड़ा सा बारीकी से या अंदर जाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां से अंग्रेजी, जो एक माध्यम जिसके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय तमाम चीजों से जुड़ते हैं, उसे गायब करके कोशिश की जाएगी कि वहां पर मातृभाषा में उसका अध्यापन हो, उस माध्यम का उपयोग किया जाएगा। मगर वहीं पर एक बात कही जाती है कि 6वीं कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी, यानी कि जिससे कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है भारत या तमाम देश में, वो सिखाया जाएगा 6वीं क्लास से। अब दिन पूरे 5वीं क्लास तक के मातृभाषा में पढ़ा हुआ व्यक्ति वो कोडिंग कैसे कर पाएगा? ये थोड़ा सा विषय जो है वो सोचने का है। साथ ही हम अगर देखते हैं तो इसके बाद ये कहा जाता है कि जो उच्च शिक्षा होगी, उस उच्च शिक्षा में हम जो आगे का जो अध्यापन होगा उसके कुछ ग्रेड होंगे। यानी अगर बहुत अच्छी आपको शिक्षा चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा चाहिए, तो बहुत ज्यादा दाम चुकाने होंगे। थोड़ी कम गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहते हैं तो उससे कम दाम चुकाने होंगे, और थोड़ी कम। तो इस तरह से ये बात कही गई है। वही अंग्रेजी के लिए एक बात बहुत बारीकी से एक बात वहां पर छोड़ दी गई है। अंग्रेजी की खास बात अगर करें तो माध्यम सरकारी स्कूलों में तो हिंदी होगा, लेकिन निजी जो स्कूल हैं वो अंग्रेजी माध्यम को अपना सकते हैं, ये उसमें कहा गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय जो महाविद्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो भारत में पैसा कमा सकती हैं, यानी कि अपना बाजार वो यहाँ पर खोल सकती हैं। ये भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त इसमें कुछ बात होने वाली है। कौन सी वो बात है, इसे हम आज अब पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें एक जो बात है, वो जो जन सामान्य की शिक्षा पिछले कई सालों से जिसका ये कोशिश की जाती रही है कि हर गांव में एक विद्यालय खुल जाए और हर गांव तक वो जो प्रमुख विषय है वो पहुंच जाए, वो बात खत्म करके अब कोशिश की जा रही है कि गांव के अंदर के स्कूल बंद करके तालुका स्तर पर या फिर जिले में ऐसा स्कूल बनाया जाए। यानी कि अब होगा ये कि अगर आपको साइंस की पढ़ाई करनी है तो आपको अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर आकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बहुत सारी बातें। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, कोलकाता से हैं, और साथ ही ललित कुमार जी हैं जो कि भोपाल से हैं, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हम बता दें कि ललित कुमार जी जो एक पर्सपेक्टिव जनरल के लिए आप संपादन का काम कर रहे हैं, और साथ ही जो ललित कुमार जी हैं, आप ओबीसी महासभा जो है, ओबीसी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सुनील कुमार जी से कि क्या आपको इसमें अच्छा नजर आया जो शिक्षा नीति यहाँ पर लाई गई है?
देखिए, सबसे पहली बात जो ये है, पॉलिसी कैसी है ये हम बाद में सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। पहली बात ये है कि पॉलिसी जारी कौन करता है। जी। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप विजनरी हैं, अगर आप प्रतिबद्ध हैं कुछ बदलने के लिए, कुछ अच्छाई को लाने के लिए, तब तो आपको लेके सोचा जा सकता है कि आपने कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन जिस विचारधारा की सरकार है, और पिछले 6 साल से ये लोग सरकार में है, और इनके 6 साल के काम को देखें, या उसके पहले के जब ये सरकार में रहे हैं या नहीं रहे, इनके पूरे जितने संगठन हैं सबको अगर हम लेकर देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये लोग कोई काम को करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। जिस विचारधारा को ये लोग मानते हैं वो शोषण पे आधारित विचारधारा है, वो ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है, वो कभी समाज में बराबरी चाह ही नहीं सकती है, वो हमेशा ऊंच नीच रहेगा, तभी ये लोग जीवित रहेंगे, तभी इन लोग का अस्तित्व रहेगा। तो जो विचारधारा ऊंच नीच को मानती है, भेदभाव को बढ़ावा देती है, जाति और वर्ण व्यवस्था को जो है स्थापित करना चाहती है, जिसका आदर्श मनुस्मृति जैसा ग्रंथ है, उस विचारधारा पे आधारित जो सरकार है, वो शिक्षा जैसी बुनियादी चीज, जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो किसी भी देश की, किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति की जीवन रेखा है, जो रीढ़ है, जो नींव है, उसको लेकर अगर ये लोग कुछ बनाते हैं तो ये संदेह तो खड़ा होता है कि ये कैसे वो यहाँ ईमानदारी दिखाएंगे, जबकि ये बाकी जगहों पे हम देख सकते हैं कि ईमानदारी के मामले में इनकी क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री साहब को ही देख ले, जो आदमी कभी भी धड़ल्ले से झूठ बोल लेता है, धड़ल्ले से तथ्यहीन बात कर लेता है। इनकी डिग्री को लेकर सवाल है, इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थी उनकी डिग्री को लेकर सवाल था। तो जहां पूरा जलसाजी की ही परंपरा है, जहां पूरा फरेब का ही एकदम गणित दिख रहा है, इक्वेशन, समीकरण दिख रहा है, वहां पे ये लोग शिक्षा नीति लाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत संदेह की बात है। अब जो बात है कि ये जो शिक्षा नीति आई है, तो मैंने वही पहले ही कह दिया कि क्वेश्चन मार्क तो पहले होगा कि ये इन लोगों ने इसको जारी किया है, तो ईमानदारी पे तो पहले ही सवाल होता है। दूसरी चीज की ये काफी पहले से इस पर ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, पिछले साल उसको कस्तूरी रंगन कमेटी ने उसको पेश किया। उसके बाद इन्होंने लोगों से सलाह मांगे, बताते हैं कि 2 लाख के आसपास जो है लोगों के सुझाव आए। जाहिर सी बात है वो सुझाव मांगना एक तरह से दिखावटी रहा होगा, क्योंकि अगर बहुत ही अच्छे सुझाव आए होंगे तो भी ये इन्होंने लागू नहीं किया होगा, और ये लागू नहीं करते, ये सबको पता है, क्योंकि इनको अपना एजेंडा लागू करना है। एजुकेशन को लेके खास तौर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी अपनी पॉलिसी रही है, और सरकार चूंकि उन्हीं की है, तो वो लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो अपनी पॉलिसी को लागू करें। जो बार बार भारतीयता और भारतीय संस्कृति है, इसकी बात ही लोग बार बार कहते हैं, उसको करते हैं। तो ये इनके हिसाब से भारतीयता क्या है, इनके हिसाब से भारतीय संस्कृति क्या, वही जो शोषण पे आधारित हो, जो भेदभाव को बढ़ावा देने वाली है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि आपने पहले कहा कि जो प्रेस को जारी किया गया है, जो हमारे सामने है, वो और जो मूल प्रति है, जो ओरिजिनल जो काम है, जो ड्राफ्ट है, उसमें अंतर है। बताया जा रहा है कि वो उसको जारी नहीं किया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें जो बातें हैं वो मूल में बातें नहीं। तो यानी इस सरकार पे जो संदेह करने की जो शुरुआत है वो यहीं से हो जाती है कि जो जब आपने ये पॉलिसी बनाई और जो ड्राफ्ट आपका मूल ड्राफ्ट है जो कैबिनेट ने पास किया, तो उसको जारी करने में आपको क्या दिक्कत है। यानी कि आप देश को, राष्ट्र को, यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, उनको गलतफहमी में डालना चाहते हैं, उनको झूठ बोल के बरगलाना चाहते हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी ही ऐसी है, इस विचारधारा की पॉलिसी ही ऐसी है कि हर चीज को लेके ये भरमाते हैं, ये गलतफहमी डालते हैं। जैसे कि पूरा एक मायाजाल जो रचा गया है दर्शन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिसमें पूरा बहुसंख्यक तबका जो है इस समय मानसिक गुलाम का शिकार है। इन लोगों से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि ये कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस जो शिक्षा नीति में है कि 3 तरह के विश्वविद्यालय होंगे। आप देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज है कि ये क्या जरूरत थी इनको कि 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। यानी इनकी पूरी मानसिकता में चीज भरी हुई है कि ऊंच नीच हायरार्की होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए। क्या जरूरत है भैया कैटेगरी की? क्या जो आप बराबरी क्यों नहीं करते हैं? आपने 3 तरह के शिक्षण संस्थानों की कल्पना क्यों की कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा? इसका क्या मतलब है? तो ये कुल मिला के है कि ये जो शिक्षा जो नीति आई है, ये भेदभाव को बढ़ावा देने वाली है,
ये हायरार्की को और ज्यादा बढ़ावा देने वाली है, एक कैटेगराइज करने वाली है कि समाज भी बटा रहे और विद्यार्थी भी बटे रहे, अध्यापक भी बटे रहे। जाहिर सी बात है, अलग अलग विश्वविद्यालयों का जो स्तर होगा तो उनके अध्यापकों का भी अलग अलग स्तर होगा, उनके वेतन में भी अंतर होगा, विद्यार्थियों की क्वालिटी में अंतर होगा। मैं तो इस बात का ही सख्त विरोधी हूँ कि स्कूलों में ये हायरार्की क्यों होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ऐसा क्यों है? कुछ स्कूल हैं जो एसी कमरे बने हुए हैं, कुछ स्कूल है जो टाट पट्टी में चल रहे हैं, वहां शौचालय नहीं है। तो एक समान जो है स्कूल क्यों नहीं है? इस एजुकेशन पॉलिसी में इसको लेकर कोई बातचीत नहीं है कि एक समान जैसे मातृभाषा की आपने बात की, अब इन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या प्राइवेट स्कूल भी मातृभाषा में शिक्षा देंगे या केवल सरकारी स्कूल पढ़ाएंगे। निजी स्कूल तो कहेंगे भाई हम नहीं, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो खराब हो जाएगा। ये अलग बात है कि जो निजी स्कूल है, इन्होंने भी आज तक कोई आइंस्टीन या न्यूटन नहीं पैदा किया इस देश से। इतने बड़े बड़े जो ये शोरूम लोगों ने बना कर रखा, जो मॉल खोल के रखा, एजुकेशन का मॉल, आज तक इन्होंने कोई वैज्ञानिक, कोई इतना बड़ा कोई पर्सनालिटी यहाँ से पढ़ के नहीं आई। इवन जो आईएएस टॉपर भी हम देखेंगे तो शायद ही कभी हो जो किसी डीपीएस या किसी बड़े स्कूल से पढ़ा हुआ कोई छात्र हो जो आईएएस टॉप करता है। सब सरकारी स्कूल से, सामान्य स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। तो मुख्य बात यह है कि ये सरकार की मंशा ही है कि हर चीज को बांट के रखो, समाज को भी बांट के रखो, लोगों को बांट के रखो, धर्म के आधार पे बांट। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में भी पूरी तरह से बंटवारा दिख रहा है कि एक स्टैंडर्ड होगा, गरीबों का अलग स्कूल होगा, अमीरों का अलग स्कूल होगा, तो ये तथाकथित मेरिट वालों का अलग स्कूल होगा, कॉलेज होगा, कम मेरिट वालों का अलग होगा, ज्यादा, ये कैसे तय होगा? आप सबको जब तक बराबर, अगर ये शिक्षा पॉलिसी को लेकर ईमानदार होते तो इनको एक समान व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी। यानी स्कूल एक समान होंगे, जैसे नवोदय विद्यालय है, बहुत अच्छे रिजल्ट है नवोदय विद्यालय के और केंद्रीय विद्यालय के। मैं उसको लेके भी कहता हूं कि आप जिले में एक नवोदय विद्यालय क्यों खोलते हैं? आप हर ब्लॉक में नवोदय विद्यालय खोलिए, आप हर स्कूल को नवोदय विद्यालय बनाइए। क्यों भैया कोई एक या दो नवोदय विद्यालय होगा या केंद्रीय विद्यालय होंगे? आप सारे स्कूल का स्टैंडर्ड इस तरह से रखिए कि सारे स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह काम करें, सारे स्कूल नवोदय विद्यालय की तरह काम करें, और ये प्राइवेट स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होना चाहिए। तो ये शिक्षा पद्धति तो प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रही है, तो सीधे सीधे है। वाकई वाकई वाकई। तो अगर देखा जाए तो ये जो शिक्षा है ये निजीकरण की तरफ जा रही है। ललित कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो स्थिति बन रही है, ऐसे में जो बहुजन है, जो बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं, विशेषकर ओबीसी की हम जब बात करते हैं तो बड़े मुश्किल से तो अब शिक्षा पहुंची थी, उनके पास तक पहुंची थी, या शिक्षा से उनकी दूरी थोड़ी कम हुई थी। अब कुछ लोग पढ़ने लिखने लगे थे, कुछ लोग आईएएस भी बनने लगे थे, कुछ लोग अच्छी जगहों तक पहुंचने लगे थे। अब ये शिक्षा से आपको क्या उम्मीद नजर आती है? ये जो प्रणाली आई है, नई जो नीति आई है, इसमें देखिए ऐसा है कि इन लोगों का अगर इतिहास उठा के हम देखें तो इनकी जो शिक्षा नीति है, इनकी शिक्षा नीति गुरुकुल के माध्यम से देखा जा सकता है शिक्षा नीति को। और जैसे गुरुकुल में क्या हुआ करता था पहले कि वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उन्हीं को केवल शिक्षा देने का और शिक्षा लेने का अधिकार था। उसमें शिक्षा देने का काम पहले वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण किया करता था, और वो किसको शिक्षा देता था? वो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण के बच्चों को शिक्षा देता था। और चौथे वर्ण के जो लोग हैं, जिनको आप बहुजन नाम से, बहुजन टाइटल से जिनको कह रहे हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, इनकी संख्या इस देश में 85% to 90% है। इन लोगों को किसी भी तरह का गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार 184 ईसा पूर्व से लगा के 1813 तक नहीं रहा है। आर्यों के शासन में 184 ईसा पूर्व में बहुजनों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा, और वो प्रतिबंध कब तक जारी रहा? वो अंग्रेजी शासन काल में 1813 तक रहा। तो इस लगभग 2000 वर्ष तक इस बहुजन समाज को शिक्षा के आधार पर अनपढ़ और गवार बना के, और मनुस्मृति का साम्राज्य इस देश में 2000 वर्ष तक चलता रहा। और अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे आंदोलनों, बिल्कुल हल्के फुल्के हमारे जो महापुरुषों ने आंदोलन किए इस 2000 साल में, उनका थोड़ा बहुत असर हुआ समाज में, परंतु हमारा आंदोलन जीत नहीं पाया।
उसका कारण था कि शिक्षा का अभाव था समाज में। और जैसे ही अंग्रेजी शासन काल में 1813 से यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा योजना आई, अंग्रेजों ने सभी की शिक्षा के लिए यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की, जिसमें शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार मिला, बहुजनों को भी शिक्षा का अधिकार मिला। और शिक्षा का अधिकार पाने के बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी पहले व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजी शासन काल में पढ़ लिख कर जिन्होंने समझा, सीखा, और उन्होंने बोला कि विद्या बिना अविद्या हुई और गीति गई और नीति गया और वित्त गया और सब कुछ गया, और अंत में जाके बहुजनों का जो बर्बादी का जो मूल कारण है वो विद्या है, शिक्षा है। तो उन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा। पर अंग्रेजी शासन काल में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने सबके लिए शिक्षा चालू कर दी। तो ये सबके लिए शिक्षा चालू करना अंग्रेजों के द्वारा ये आर्य ब्राह्मणों को बहुत अखर गया। और अंग्रेजों के जितने भी नियम कानून 1757 से लगा के 1857 तक बने या 1947 तक बने, उन सभी नियम कानूनों में मनुस्मृति का घोर विरोध था। और बहुजनों को जो 2000 वर्ष तक जकड़ के रखा था, अंधकार में रखा था, अज्ञानता में रखा था, शोषणकारी व्यवस्था में रखा था, उसके खिलाफ जितने भी अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए उसके खिलाफ थे। तो इसलिए आर्यों ने सबसे पहले अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन चालू किया। और अंग्रेजों से आजादी के आंदोलन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन से और अंग्रेजों के समर्थन से जो संविधान इस देश में लागू हुआ, और उस संविधान में शिक्षा का अधिकार, उस संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, निःशुल्क समान और फ्री एजुकेशन का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये संविधान देता है। जो कहीं ना कहीं इन सरकार मनुवादी सरकारों को दिक्कतें पैदा हो रही थी, और इस शिक्षा के कारण आज पूरे देश के अंदर जो ये शासक वर्ग है, जो मनुस्मृति के आधार पर इस देश में राजपाट करना चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पर समाज का निर्माण जो इस देश में करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, तो उनकी नजर में जो शिक्षा के प्रावधान संविधान में दिए उनको समाप्त करना बहुत बड़ी उनके सामने भूमिका थी। और जब संविधान में शिक्षा का जो व्यवस्था की जो बात की गई है उसको बिना बदले ये इस देश के बहुजन समाज को अनपढ़ गवार नहीं बना सकते। इसलिए नई शिक्षा नीति में जितनी भी बातें आप दी गई है उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें पूरी की पूरा शिक्षा का भगवाकरण, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का महंगाकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण और बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा से दूर करने का काम इस नई शिक्षा व्यवस्था में किया गया है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जैसे हमारे अभी साथी बोल रहे थे, मैं पूरी उनकी बात से सहमत हूं कि शिक्षा इस देश का विकास, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा का समान होना आवश्यक है, शिक्षा का फ्री होना आवश्यक है। स्कूल एक तरह के पैटर्न के स्कूल हो जहां गरीब के बच्चे कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बच्चे और गरीब मजदूर किसान के बच्चे, गांव के बच्चे सभी एक तरह की शिक्षा व्यवस्था जब तक इस देश में नहीं लेते हैं तब तक ये भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। वो उनकी आवश्यकता है इस शिक्षा नीति को बदल के मनुस्मृति के आधार पर समाज व्यवस्था निर्माण करना उनकी आवश्यकता है। इसलिए वो सभी तरह से, चाहे निजीकरण हो, चाहे आरक्षण समाप्ति हो, चाहे संविधान समाप्ति का मामला हो, चाहे लोकतंत्र को बर्बाद करने का मामला हो, शिक्षा को बर्बाद करने का मामला हो, सभी तरह के मामले उसी तरह से वो ले जा रहे हैं और उनको जो करना चाहिए वो बिल्कुल पूरी तरह से सही काम कर रहे हैं। अब सोचना बहुजन समाज के लोगों को है, मूल्यवासी समाज के लोगों को है, द्रविड़ समाज के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग 85-90% होने के बाद भी इस देश में क्या इसी तरह से ये लोग करते रहेंगे और इसी तरह से हम लोग केवल डिबेट करते रहेंगे? ये चिंतन का विषय है। हमें इन शिक्षा नीतियों का तो विरोध करना ही चाहिए, साथ में हमें परमानेंट व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम लोग तथागत महामानव गौतम बुद्धा के विचार, नालंदा, तक्षशिला, उर्वला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश में हुआ करते थे जहां पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने इस देश में आया करते थे, वो जम्मू द्वीप की शिक्षा व्यवस्था हम लोगों को लागू करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जब ये मामला या ये मांग जब बढ़ने लगी थी कि एक समान शिक्षा हो, यानी कि शिक्षा को एक उसका इक्वल शिक्षा की जब डिमांड बढ़ने लगी, तब जाकर ये नीति आई है जिसमें पूरी तरह से अनइक्वल और ज्यादा कर दिया गया है। साथ ही जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए एक बात कही गई, अभी जैसा कि ललित कुमार जी कह भी रहे थे कि ब्राह्मणी शिक्षा
उसमें एक बात कही गई कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, उसमें स्वयं सेवक पढ़ाएंगे। अब वो स्वयं सेवक तो भारत में सिर्फ एक ही है, दूसरा तो कोई स्वयं सेवक करता नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से बच्चों के मन में एक बार फिर से वही सारी जो गंदगी है वो भरने की कोशिश की जाएगी। ये एक बात है। आपने एक बात कही कि आवाज या डिबेट करने से ही कुछ नहीं होगा, इस पर आवाज उठानी पड़ेगी। अब आवाज कौन उठाएगा और कहाँ उठाएगा, जब ये इस नीति पर संसद में चर्चा भी नहीं होती। और मेरी बात हुई थी, मेरी बात जब उनसे पूछा पूर्व सांसद उदित राज जी से, तो उन्होंने कहा कि अब बड़ा मुश्किल है किसी बात पर कोई रिएक्ट करना। उन्होंने कहा क्योंकि लोग पार्टियों को वोट देते हैं, हमको वोट लोग नहीं देते हैं, इसलिए हम तो हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। तो उन्होंने जो बात कही है, ऐसे में कितनी उम्मीद नजर आती है राजनेताओं से कि वो आवाज को सही जगह तक पहुंचाएंगे और इसमें कोई चीज, इसमें कुछ हो पाएगा। सुनील कुमार जी। जी, आपने पूछा कि राजनेताओं से मतलब कितनी अपेक्षा, ये आप जानना चाहते हैं? जी 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 जी। अब देखिए, अभी पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, मैंने ये कहा था कि ये सरकार, चूंकि ये लोग एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और मैं इस बात की तारीफ करता हूं, जो भी जो आरएसएस एंड कंपनी है या फिर जो भी ब्राह्मणवादी जो है इस देश में ताकतें हैं, ये लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। यानी कि इनका एजेंडा था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो वो उस तरह से उन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज को ही मैनेज कर दिया, और उस जज ने ऐसा फैसला दिया, बाद में उस जज को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। यानी कि वो न्यायिक व्यवस्था को भी बर्बाद करने में तुले। अभी एक दूसरे जो जज साहब हैं, वो भाजपा के एक नेता के बेटे की गाड़ी पे बैठे और वो फोटो वायरल हुआ, तो उस पर प्रशांत भूषण को उन्होंने इसमें लपेट दिया है। यानी कि ये हर जो लोकतांत्रिक संस्था है, जो मजबूत संस्था जिस पर जनता का भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा है, ये सरकार उसी को ध्वस्त कर रही है। यानी कि आम जनता के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक स्तंभ मीडिया था, पूरा मीडिया इस समय जो है जातिवादी मीडिया के रूप में सामने हमारे है, जिसको कहने की जरूरत नहीं। जितने अखबार है, जितने चैनल है, वो 4 दिन से लग रहा है इस देश में बस केवल मंदिर ही समस्या और कुछ समस्या, यानी लोगों के पूरे टेस्ट को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी जो चीज है, जो हमारी जो राजनीतिक ताकत, वो ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत जो है बहुजन राजनीति तैयार हो रही थी, तो ब्राह्मणवाद तो किसी को नहीं छोड़ता है, ब्राह्मणवाद सबको शिकार बनाता है, और ब्राह्मणवाद ने उसको भी शिकार बनाया। यानी जो वो तीखापन था, जो एक एग्रेसिवनेस थी, एक जो वैचारिक आंच थी, जो ताप थी उसको कुंद कर दिया गया। लोग जो भ्रष्टाचार ब्राह्मणवाद का ही एक अंग है। जिस ब्राह्मणवाद से जो लड़ रहे थे, हमारे नेता उसी ब्राह्मणवाद में फंस गए, जाके ब्राह्मण उसी भ्रष्टाचार में घुस गए। उसमें कोई भी नेता बचा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नेता इसमें है, सब लोग किसी न किसी रूप में, या इनका परिवार उसी भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंस गया। अब वहां से या तो धंसे रहो, अब वहां से निकलने के लिए अब सरकार के सामने जाओ, क्योंकि सरकार के पास सीबीआई, ये दूसरी संस्थाएं हैं, उसके डर से तमाम सारे जो चीखने चिल्लाने वाले लोग थे, उन सब के स्वर को कुंद कर दिया। ये सब हम लोग के लिए बहुत जो है शर्मनाक है, इस पूरे बहुजन समाज के लिए, कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, आज वही ताकत कमजोर हो गई। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें केवल राजनेताओं की तरफ देखना चाहिए? जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ी सत्ता तो राजनीतिक सत्ता है, क्योंकि हम सामने 6 साल से देख रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता किस तरह से जो चाहती है वो कर रही है। ठीक है, हमारे नेता उतने प्रशिक्षित नहीं थे, साहब कांशीराम जी चले गए बहुत पहले, अगर वो रहते तो शायद ये स्थितियां नहीं होती और आज एक दूसरी समय होती देश में। मेरा जो मानना है कि राजनेताओं से फिलहाल कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं, मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि नेता लोग तो अपने को बचाने में लगे हैं। उन सबको तो सीबीआई से डर है, उनका खानदान तो उसमें भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, तो वो अपने को बचाएंगे कि अपनी जनता को बचाएंगे? तो नेता तो खुद अपने और अपने परिवार को बचाने में लगा, तो वो हमें क्या बचाएगा, जनता को क्या बचाएगा? ऐसे में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी भी नौकरी में, खास तौर से जो नौजवान है, जो बहुजन समाज के नौजवान है, जो आदिवासी है, ओबीसी है, दलित है, ये जो नौजवान है, जो विश्वविद्यालयों में है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो लिख पढ़ रहे हैं, इन सब से सबसे ज्यादा अपेक्षा है कि समाज को जागरूक करने का काम तेज कर। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां तय करनी होंगी, हम सबको अपने बारे में सोचना होगा कि बजाय जो है मरसिया गाने के की स्थिति खराब है, कौन आएगा, कोई फरिश्ता तो कभी भी आता नहीं,
कभी भी नहीं आता, क्योंकि फरिश्ता जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ये हम सबको ही तय करना होगा कि कैसा समाज बनाना है, क्योंकि बहुजन महापुरुषों की लंबी कुर्बानियां हमारे सामने हैं, सबने अपना बलिदान दिया, किसी ने कोई बहुत आलीशान जिंदगी नहीं दी। और बहुजन महापुरुषों की पूरी परंपरा है, कोई ऐसी नहीं कि 2-4 लोग हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में देखें, ओबीसी समाज में देखिए, दलित समाज में, हमारे पास एक समृद्ध, एक रिच जो है ट्रेडिशन है इनका, बौद्धिक परंपरा हमारे पास मजबूत है, वैज्ञानिक और तार्किक चेतना से भरी हुई परंपरा हमारी रही है। तो आज के समय में यही जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को ले जाएं, क्योंकि जो जिस तरह की स्थितियां हैं अभी, सवाल केवल एजुकेशन पॉलिसी का नहीं है, बहुत कुछ इसमें इसके माध्यम से ये कितनी चीजों को बर्बाद करेंगे ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी 4 साल और सरकार, और 4 साल के बाद भी क्या होगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मायावी लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सब में, यानी कि एजुकेशन को ही पोल्यूटेड कर दो। जब आप पढ़े लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो बहुजन समाज जो विश्वविद्यालयों में है, वहां से प्रतिरोध का स्वर निकल रहा है और तेजी से निकल रहा है, खासकर से रोहित वेमुला की त्रासदी के बाद से और ज्यादा निकल रहा है। तो ये क्यों सरकार चाहेगी कि ये बहुजन समाज के नौजवान विश्वविद्यालयों में जाएं? यानी कि ऐसी कैटेगरी बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ कि इनको इधर इधर ही रोक के खत्म कर दो, इधर इधर ही रोक के खत्म कर दो। और जो बात इस एजुकेशन पॉलिसी में है कि जो 3 कैटेगरी है, जो श्रेष्ठ कैटेगरी यूनिवर्सिटी की होगी, वो आत्मनिर्भर होगी, यानी कि वो सेल्फ फाइनेंस होगी। अब सेल्फ फाइनेंस कहाँ से होगी भाई? दुकानदारी तो करेगी नहीं, विश्वविद्यालय में दुकान तो चलेंगे नहीं, यानी वो फीस बढ़ाएंगे। फीस बढ़ाएंगे तो जाहिर है पूंजीपतियों के बच्चे आएंगे, तो पूंजीपतियों के जब बच्चे आएंगे तो सबसे ज्यादा SC ST OBC का नुकसान होगा। तो जब आप एजुकेशन पॉलिसी में नहीं आएंगे, और आरक्षण को लेकर तो कोई बातचीत ही नहीं है, और आरक्षण को लेकर तो सबसे ज्यादा जो खराब है वो इसी सरकार का रवैया है, क्योंकि जो जारी सरकारी संस्थाएं जो प्राइवेट की जा रही हैं, उसका कारण ही है कि आरक्षण को बर्बाद, ना सरकारी संस्थाएं रहेंगी ना आरक्षण जो है लागू हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ये बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है, ये सोचने की बात है, क्योंकि आप भी तो काम करते होंगे ललित जी, लोगों के बीच में जब जाते हैं, तो क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस, जैसा कहा जाता है, अभी कहा जा रहा है कि स्किल्ड लोग बनाएंगे, मतलब 5वीं 6वीं से ही कारपेंटरी और तमाम सारे वो जो हुनर सिखाए जाएंगे, ताकि वो शिक्षा जो है वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। मतलब ये बात कही जा रही है, बहुत बड़े तौर पर ये बात कही जा रही है। तो कितना ये प्रायोगिक, आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है ये सारा कुछ? क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं, क्या वो कारपेंटरी सिखाएंगे, या बहुत सारे जो निजी स्कूल हैं वो कैसे क्या करेंगे इस चीज को? या फिर बच्चे जो है, क्या उनको इस तरह के श्रमिक प्रकार की जो चीजें हैं वो सिखाई जाए? क्योंकि श्रमिक कानून भी एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ मिलना नहीं है। अगर वो श्रमिक भी बन जाता है, किसी फैक्ट्री में जाकर कामगार भी बनता है, तो उसके लिए भी कुछ बचने वाला तो है नहीं। तो क्या बनेगा वो? अजी की देखिए विरोधाभास आप देखिए कि एक तरफ आप जो सरकारी संस्थाएं थी जो कई वर्षों से आ रही थी, BSNL जो है कोई 10 साल की संस्था नहीं है, रेलवे, भारतीय रेलवे कोई 5 साल पहले नहीं बना है, यानी जो एक एस्टैब्लिश्ड संस्थाएं थी जो मजबूती के साथ काम कर, इन सरकार की मेरिट देखिए कि इनकी ये क्षमता नहीं थी कि उस परंपरा को जारी रख सके। उसको और बेहतर करने की बात मैं नहीं कह रहा, जो उसकी यथास्थिति ही बरकरार रखते तो भी, यानी कि ये सरकार कितनी अक्षम है, कितनी नाकाम है कि उसको ये बरकरार भी नहीं रख सकती है, उसको बेचने का काम कर। 1-2 संस्थाएं नहीं है, इन्होंने शुरुआत की है। मतलब आप जो है वो ट्रेन की सुधारेंगे नहीं, स्टेशन की सफाई व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है, आप कैपेबल ही नहीं है, आप अक्षम लोग हैं, आप नाकाम लोग हैं, आप लाचार लोग हैं, तो आपने उसको बेच दिया, यानी कि दूसरे सुधारेंगे। यानी हमारी हैसियत नहीं है भैया, हम तो केवल जातवाद फैलाएंगे, धार्मिक अंधविश्वास फैलाएंगे, मार काट दंगे कराएंगे, हमारी तो कुशलता इसी में। हमसे ट्रेन नहीं चल सकती है, हम BSNL नहीं चला सकते हैं, हम एयर इंडिया नहीं सुधार सकते हैं, तो हम बेच देंगे। ऐसी सरकार अगर ये कहे कि हम स्किल्ड जो है वो विद्यार्थी पैदा करेंगे, ये संभव है क्या? सरकार खुद ही स्किल्ड नहीं है, सरकार खुद ही जो है कुशल नहीं है। एक अकुशल व्यक्ति कैसे कुशल लोगों की टीम तैयार करे? पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या जो है हायर एजुकेशन हो, टीचर पढ़ाएंगे। टीचर्स की जो नियुक्ति को लेकर कोई बातचीत इसमें नहीं की गई है। अभी विश्वविद्यालयों में जो हाल है, खासकर पिछले 6 साल में चुन के खाली एक विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालयों में भरा जा रहा है। और ये पिछले 30-40 साल में भी हम देख लें तो भारत का कोई विश्वविद्यालय, दुनिया के जो है 100 विश्वविद्यालयों में शायद ही कभी किसी का नाम आया होगा।
ये तो मेरिट इन लोगों की है। जब से आरक्षण आया तब से कुछ स्थितियां सुधरी, लोग और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो अब ये दिक्कत ये है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जिनको जो कामगार वर्ग है वो काम करने का मौका मिला, तो वहां उसने अपनी बेहतरी करके दिखाई, चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, या कोई भी शुद्ध समुदाय का आदमी। उन्हीं व्यक्तियों को जो शिक्षा में आगे आने का मौका दिया। तो अभी आप देखेंगे हाई स्कूल और जो है ये 12th के जो रिजल्ट आए सीबीएसई बोर्ड के, तो इसमें कई सारे राज्यों में जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, झारखंड में आदिवासी बच्ची को हाईएस्ट स्कोर किया, सीबीएसई में हाईएस्ट स्कोर अपने दलित बच्चे ने किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, ये बंगाल में है। यानी कि जिनको हमने शिक्षा का मौका नहीं दिया था, अब उनको मौका दिया, तो वो लोग अपने को श्रेष्ठ साबित करके दिखा रहे हैं। ये खतरे की घंटी है सरकार के लिए, ये आरएसएस की विचारधारा के लिए खतरे की घंटी है कि जिनको हमने मेरिट कह के उनको नीचे रखा, जिनके पास मेरिट नहीं है, ये तो टॉप कर रहे हैं। टीना डाबी का उदाहरण है, अभी वो प्रतिभा वर्मा जो है वो महिलाओं में टॉप की है, वो भी जो बहुजन समाज से है। तो यानी कि जैसे मौका मिलेगा ये लोग बेहतर करके दिखाए। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इन वर्गों के लोग, जो नौजवानों को मौका मिले, इसलिए मौका मिलेगा तो एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी तो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति आएगी, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति आएगी तो फिर कास्टिज्म खत्म होगा, उच्च नीच की भावना खत्म होगी, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगी, धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। तो आरएसएस का क्या होगा? फिर भाजपा क्या करेगा भाई? तो बेरोजगार हो जाएंगे लोग। जब ये ललित जी क्या कहेंगे? ललित जी क्या कह रहे हैं इस पर? जी नहीं, मेश्राम जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जैसा कि आपने कामगार और स्किल का जो बात कही है, वो जो उनकी पुरानी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर शूद्रों का जो काम है उसको शिक्षा विक्षा नहीं लेना चाहिए, उसको सरकार के कामकाजों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी इनकी व्यवस्था है उसके आधार पर बढ़ई जो है वो अपने लकड़ी फर्नीचर का काम करे, वही उसका काम है, वही उसका जातिगत पेशा है। जैसे काम के आधार पर नाम और वही तुम्हारी जाति रहेगी। ये जो सिस्टम जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो निर्माण हुआ इस देश के अंदर, मनुवादी व्यवस्था के आधार पर जो निर्माण हुआ, वही तो कर रहे हैं वो। स्किल डेवलपमेंट क्या है? बच्चों को स्किल क्यों सिखा रहे हैं? उसकी जात के आधार पर काम के बारे में क्यों उसको शुरुआत से सिखा रहे हैं? वो वही चाह रहे हैं कि तुम अपनी जाति और जातिगत जो पेशे है केवल वही काम करते रहो जो 2000 साल पहले हमारे बाप दादों ने तुम्हारे बाप दादों को दिए थे। अब इस परिवेश में भी हम तुम्हें वही दे रहे हैं। अब तुम वैज्ञानिक मत बनो, आईएएस आईएफएस मत बनो, तुम बड़े बड़े सरकारी कामकाजों में मत जाओ, डिफेंस में मत जाओ, तुम डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, तुम पॉलिटिकल विधायक सांसद मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत बनो। तुम सिर्फ तुम्हारी काम जाति के आधार पर, नाम के आधार पर जो काम दिया गया था उसी काम में आप लोग स्किल हो जाओ और वही करो। मतलब वही पूरा मनुवादी का जो समाज शास्त्र है और मनुवाद का जो विज्ञान है पूरी तरह से वही लाना चाहते हैं। और वो उनकी पूरी नीति है कि दोबारा से अगले 5 साल के अंदर ये लोग पुनः वही शिक्षा का पूरा बर्बाद करके और पूरा हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो आधुनिक काल में जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था लागू हुई, वो शिक्षा व्यवस्था में भी धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 1 रुपए 2 रुपए में पूरे साल भर की व्यवस्था चल जाती थी, साल भर की शिक्षा हो जाती थी। जी। पर आज ये स्थिति है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको 25,000 रुपए महीने शिक्षा में खर्च हो रहा है। अभी नई शिक्षा नीति आने के पहले की बता रहा हूं मैं आपको। 70-80% सरकारी स्कूलों को बंद कर चुके हैं ये शिक्षा का, आगे भी बंद करेंगे और आगे भी बंद कर रहे हैं। अब तो उन्होंने नीति लेके आ गए, अभी तो बिना नीति लाए उन लोगों ने बहुत सारा काम कर चुके हैं। शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का महंगाकरण, शिक्षा में जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने का काम तेजी से चालू हो रहा है। और अभी इस नई शिक्षा नीति में तो उन्होंने कोई आरक्षण नियमों की बात ही नहीं की। बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है ये इस जो चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं? क्या कोई रास्ता नजर आता है? क्योंकि बहुत सारे संगठन है, सामाजिक संगठन भी हैं। आप देखिए, अगर राजनीतिक संगठनों से अगर हम ऊब गए हैं या अपन देख रहे हैं कि राजनीतिक संगठन खुद को बचाने में लगे हुए, सारे नेता खुद को बचाने में लगे हैं, लोगों को अब किस तरह से इसमें आगे आने की जरूरत है और क्या इसमें प्रभावी हो सकता है? कौन सी बात है जो लोग इस स्थिति को बदलने में कुछ कारगर हो सकती है? देखिए, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि
डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा, डिबेट करने से ही सब कुछ होगा। जब तक, जैसे आप बधाई के पात्र मेश्राम जी का, आप इतना बढ़िया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इस बात को, जन जागृति के इस आंदोलन को जन जन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। पर ओवरऑल इस, अभी तक तो हमारा मीडिया में हमारा प्रतिनिधि भी नहीं था, मीडिया में कोई आरक्षण नहीं था, हम लोगों की टीवी और पेपरों में हमारी कोई बात छपती नहीं थी, हमारे कोई भाषण नहीं हुआ करते थे, हमारे विचार नहीं जाते थे। अब आप जैसे आज लाखों की संख्या में इस देश में बहुजन समाज के चैनल चल रहे हैं, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, और आज इस तेजी से ये शिक्षा नीति बदलने का कारण क्या है? नई शिक्षा नीति बनने का बनाने का कारण ये है कि आज ये एंड्रॉइड फोन है, जो हमारे सोशल मीडिया जो हमारे लोगों के हाथ में है, आज करोड़ों लोगों के हाथ में सोशल मीडिया आ गई है। इसके कारण पूरा मनुवादी शक्तियां घबराई हुई है। और अगर वो ये शिक्षा नीति बदल के और ये पूरा मीडिया की नीति बदल के, और इसको अगर बदलेंगे नहीं, आप देखा तेजी से ये सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और आगे और तेजी से करेंगे। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया की माध्यम से हम लोगों की जागृति अगर चलती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जबकि ये लोग परास्त हो जाएंगे। और अंत में आप इतना जरूर बता देना चाहता हूं, जो आपने कहा है कि इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि राजनेता तो कहीं ना कहीं, चाहे सेक्स स्कैंडल की सीडीओ, चाहे सीबीआई और आईबी के डंडे हों, सारे के सारे जिनसे उम्मीद थी समाज को, सब कहीं ना कहीं जकड़े और फंसे हुए पड़े हुए। और पर एक बात ये भी बता दूं मैं कि सामाजिक जागृति चलना बहुत जरूरी है, हमारी मीडिया, सोशल मीडिया चलना बहुत जरूरी है। हमारे जैसे हमारे साथी सुनील जी बता रहे थे कि हमारे कॉलेज के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी है, इनके बीच में जागृति बहुत जरूरी है। पर अंत में इतना जरूरी है कि इसकी सफलता का जो मामला है, सफलता का जो पैमाना है, वो पैमाना पॉलिटिकल रास्ते से ही जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है, बहुजन समाज आज परेशान है, इस बात को लेकर चिंतित है कि अभी तक तो वो देख रहा था कि हमारा कोई पॉलिटिकल रास्ता है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है। जैसे साहब काशीराम जी का जो पॉलिटिकल मिशन था, एक इस देश के अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। पर जब से वो मिशन गड़बड़ हुआ है, जब से वो मिशन में अवरोध पैदा हुए, या दुश्मन ने उस मिशन को, जैसे बृहस्पति मौर्य की क्रांति को प्रतिक्रांति में पुष्यमित्र शुंग ने बदला था, इसी तरह से साहब काशीराम जी के मिशन को भी, क्रांति को भी प्रतिक्रांति में बदल दिया गया है। आज बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, बहुजन समाज का व्यक्ति ये पूछता है, आज पूरे देश के अंदर हम जाते हैं, वो पूछता है कि आपकी बातों से हम 100% सहमत हैं, पर आखिर वोट किसको दें? ये प्रॉब्लम इस समाज के सामने है। और वोट के व्यक्ति को, जैसे अभी सम्मानीय साथी बोल रहे थे, आपने बताया, उदित राज जी ने बोला कि लोग पार्टियों को वोट देते हैं, व्यक्तियों को वोट नहीं देते। बिल्कुल सही सोचना और ऐसा ही करने की आवश्यकता है। व्यक्तियों को वोट देने की जरूरत नहीं है। आज मनुवादी पार्टियों में आज 131 सांसद SC/ST के बैठे हैं, 112 सांसद OBC के बैठे हैं। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार है क्या? हमने तो व्यक्तियों को वोट दिया था ना, हमारे समाज के लोग थे ना वो। पर व्यक्तियों को वोट दिया, वो वोट गया पार्टी को। व्यक्ति रूल नहीं करता, रूल पार्टियां करती है। इसलिए बहुजन समाज को राष्ट्रव्यापी पार्टी निर्माण करके पार्टी का डिसाइड करने की आवश्यकता है, जिससे इस देश में बहुजन समाज का रूल आ सके, नीचे से लगा के ऊपर तक आ सके। तभी हम लोग इस देश में हमारे महापुरुषों का सपनों को कामयाब कर सके। नहीं, वाकई ये बात तो खैर है ही, लेकिन यहाँ पर एक जो बात मैं आप दोनों से ही, मतलब सुनील जी आप भी देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हम सब देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। आपने कहा कि शिक्षा होगी, जागृति होगी, बहुत सारी चीजें होगी, तब कहीं जाकर कुछ चीजें बदलेंगी। जो कल एक खुलासा हुआ है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मंडल जी ने ये खुलासा किया है कि ये यूपीएससी में भी रिजल्ट के समय में घोटाला हुआ, और ये जो घोटाला है, इससे जो लोग इफेक्टिव होंगे, जो लोग जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो तो IAS पास किए हुए लोग हैं, वो लोग हैं, शिक्षित हैं, बहुत अच्छी तरह से स्किल्ड हैं, उन लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। फिर विरोध के स्वर कहाँ से उभरेंगे? फिर इन चीजों पर अंकुश कैसे लगेगा? क्योंकि शिक्षित लोगों में भी अब कैटेगरी होती चली जा रही है, और लोग विरोध करने के लिए सिर्फ सड़कों पर या कहीं पर भी विरोध करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढा जाता है कि हाँ, ये तुम आ जाओ, तुम ही करना। क्या कैसे होगा सुनील सर? जी, मुझसे जी सुनील सर, सुनील आपसे। हाँ, ये क्या है, देखो यूपीएससी की जो बात आपने की, गड़बड़ियां तो देखिए सब जगह है, हम लोग भी सिस्टम में है, और
अलग अलग तरह से कैसे रोका जाए ये कोशिश होती है, और हम लोग के सामने ये सब चीजें होती हैं, विरोध भी किया जाता है। जैसे कि अभी एमफिल बंद कर दिया गया इस बार से। पहले क्या था कि एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 5 विद्यार्थियों को एमफिल करा सकता था। तो 5 विद्यार्थी में जाहिर सी बात है कि उसमें आरक्षित भी होंगे, 50% आरक्षण होगा। अब वो 1 कर दिया गया, सीधे 4 को माइनस कर दिया। यानी कि मैं पहले अगर 5 एमफिल अपने अंडर में करा सकता था तो अब 1 कराता। अब 1 सीट तो कभी रिजर्व नहीं होगी, यानी हर साल 1 सीट आएगी, और वो जो अनरिजर्व होगी। और अनरिजर्व का मतलब यहाँ पे पता होता है कि अनरिजर्व का मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए अनरिजर्व है, वो उसमें दूसरे लोग नहीं आ सकते। तो इस तरह से तो बहुत सारे तरीके हैं। यूपीएससी का जो मामला है, और आप देखें कि भाई ठीक है, आईएएस का रिजल्ट आता है, हमारे समाज के लोग बहुत भाव विह्वल हो जाते हैं, सब तस्वीरें लगाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने लोगों की पिछले 10 साल से तस्वीरें लग रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समाज के लिए वो अपनी तस्वीर दिखाता होगा, अपना फेस दिखाता होगा किसी भी रूप में। जी। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक उसकी मजबूरी है। जब प्रशासनिक मजबूरी है तो हमारा रहनुमा तुम क्यों बने, हम क्यों तुम्हारे लिए चाहिए? वाकई। तो जैसे यूपीएससी में बहुत सारे लोग आईएएस हैं, बहुत सारे लोग आईएएस होकर रिटायर हो गए, एक सुख सुविधा का जीवन उन्होंने जिया। ये वो अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? मैं कहता हूं कि जो रिटायर्ड दलित आईएएस आईपीएस है, एससी एसटी ओबीसी लोग, यही लोग अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? आईपीएस लोग क्यों नहीं संगठन बनाते हैं कि यूपीएससी में एटलीस्ट जो गड़बड़ हो रहा है उसको लेके हम पीआईएल करें या उसके लेके हंगामा करें? तो कौन लड़ाई लड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है जिसका काम है केवल विरोध करना और जिसका काम है पीआईएल करना। इसी बंगाल में मैं आपको बताऊं, बंगाल में सबसे ज्यादा फेक सर्टिफिकेट एससी एसटी के बने हुए। ये एक व्यक्ति, एक परिवार में एससी एसटी ओबीसी के तीनों का सर्टिफिकेट आदमी रखता है, जहां जैसी जरूरत है प्रयोग करता है। लेकिन लोकल लेवल पे क्या है कि यहाँ कोई चेतना दलितों में नहीं, सब रोएंगे बैठ के, आंसू बहाएंगे कि अरे वो फेक सर्टिफिकेट वाले का सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये ना ये कोई संगठन बनाएंगे, ना ये लड़ेंगे, ना कोई पीआईएल करेगा, ना कोई बात करेगा, ना कोई लिखेगा। बस आप इनकी लड़ाई लड़िए। मुझे तो बहुत चिढ़ है यूपीएससी वालों से, मेरी कोई सहानुभूति इनके साथ नहीं है। ये सब बेरहम तबका, चंद्रभान प्रसाद जिनको कहते हैं कि दलितों के बेरहम तबका, ये ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। इतने तो इसलिए सरकार रिजर्वेशन जो है लगभग वहां पूरा करती है, लेकिन एकेडमिक्स में नहीं पूरा करती। आप देखेंगे पूरे देश में एकेडमिक्स में सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालयों में सरकार की हमेशा कोशिश है कि इन लोगों को घुसने न दिया, क्योंकि प्रतिरोध की आवाज यहीं से आ रही है। तो मैंने पहले कहा ना कि हम सबको भूमिकाएं तय करनी पड़ेंगी, अपनी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी। बचना नहीं होगा। आपको आरक्षण मिला है तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे बच नहीं सकते कि आपको आपकी सुख सुविधा के लिए आरक्षण नहीं मिला। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और अगर ये जो आरक्षण के तहत पढ़ते लिखते हैं, नौकरी में आते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और पे व्यक्ति सोसाइटी के तहत काम नहीं करेंगे तो बहुत भयानक स्थिति आएगी। आगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अभी तो एजुकेशन से ही खत्म करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी आ गई। नौकरी तो बात की चीज है, नौकरी तक आप पहुंचेंगे तब तक तो वहां प्राइवेटाइजेशन हो चुका रहेगा। लेकिन नौकरी तक आप न पहुंचे, इसकी तैयारी सरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके कर रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके लिए हमें सोचना होगा और इसके लिए लिखना होगा, बोलना होगा, लड़ना। बिल्कुल। अंतिम 1 मिनट ललित जी आपसे, जब कोई आईएएस यहाँ पर हिम्मत करता है तो उसका परिणाम रमेश थेटे हो जाता है। ऐसा अगर होगा तो कोई आईएएस हिम्मत भी नहीं करता है, और यही वजह है शायद आईएएस में जो इस तरह के जातीय संगठन नहीं बन पाते हैं, और यही कारण है कि वो लोग जो अपनी प्रताड़ना है वो झेलते रहते हैं और लगातार ये स्थितियां बनती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रमेश थेटे जी ने, मैं भोपाल में काफी संपर्क में रहे हैं उनके, और उनके जहां भी उनके साथ अन्याय हुआ है, हम और हमारा संगठन पूरा उनको सहयोग किया है। पर एक चीज मैंने देखी है मेश्राम जी की, जैसे अभी सुनील जी बोल रहे थे, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि ये जो आईएएस आईपीएस वाला तबका है, या जो बड़े फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के जो अधिकारी बन जाते हैं जी, वो उनको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो होना चाहिए और जो करना चाहिए, इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग जिस गति से काम करने की आवश्यकता है और जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका अभी बहुत ही संदिग्ध है, नंबर 1। दूसरी दिक्कत जो आ रही है इस देश के अंदर, जो प्रॉब्लम्स जो सबसे ज्यादा खड़ी हो रही है, वो है ओबीसी को लेकर। अभी ये स्थिति है कि एससी और एसटी में तो मैक्सिमम 90-95% लोग इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण होना चाहिए,
आरक्षण अच्छी चीज है, और SC ST के जो जितने भी अधिकारी और कर्मचारी बड़े लेवल पे हैं वो तो फिर भी दिखाई देते हैं, फिर भी अपने संघर्ष में और अपनी सामाजिक ड्यूटी में दिखाई देते हैं। पर जहां तक OBC का जो मामला है वहां बहुत भयानक OBC में बहुत भयानक स्थिति है। OBC के तो अभी ये स्थिति है कि 70 से 80% लोग अभी OBC में आरक्षण के खिलाफ है। अभी वो डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाए, अभी वो रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझ पाए, वो आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं। और वो यहाँ पे पूरा बहुजनी या OBC SC ST की एकता स्थापित तो छोड़ो, वो अपनी अपनी जाति और उपजातियों में थोड़ा बहुत समय और संसाधन देके ही तीसरी कर लेते हैं। वो तो मंडल का भी उन्होंने ही विरोध किया था, मंडल का भी उन्होंने विरोध किया था। तो अगर आज अगर इस मिशन को जीतने का अगर एक कोई प्रश्न है और उसका उत्तर अगर हम चाहते हैं, तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो जागे हुए और प्रशिक्षित जो लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करने की आवश्यकता है वो OBC के लोगों को, डायरेक्ट OBC नहीं, OBC संगठनों और OBC व्यक्तियों के माध्यम से OBC के लोगों को जगाने की आवश्यकता है। और जब तक OBC के लोगों को इस मिशन में हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तो उन लोगों ने तो हिंदू के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे आप देख रहे हो OBC सबसे ज्यादा जश्न मना रहा है। तो उन्होंने तो पूरा OBC को कैप्चर कर रखा है, OBC के घर घर में उसकी पहुंच है, पर हम लोगों की पहुंच OBC तक नहीं है। हमारा कोई भी चैनल या कोई भी संगठन आज इस देश में इस स्थिति पर नहीं है कि 110 करोड़ बहुजन समाज को डायरेक्ट जोड़ता हो। हमारी दिक्कत नेटवर्किंग की है, हमारी दिक्कत लोगों में पहुंच की है। हम लोग टुकड़े टुकड़ों में संगठन बंटे हैं और छोटे छोटे लोगों में एक अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके कारण हमारी लड़ाई तो बहुत हो रही है, संघर्ष तो बहुत हो रहा है, पर उसकी एक जो एक चित्ता होना चाहिए, एक स्वरूप जो होना चाहिए, वो स्वरूप जैसे RSS का है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, जैसे उनके अन्य संगठनों का है, इस तरह से स्वरूप, संगठनात्मक स्वरूप, सामाजिक और पॉलिटिकली, ये इस देश में हम लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता है, तभी हम लोगों को इस दिशा में जीत सुनिश्चित मिलेगी। वाकई बहुत सही बात आप दोनों ने कही है कि फिर भी हम चाहे तमाम कठिनाइयां हैं, चाहे तमाम परेशानियां हैं, मगर ये जो जागृति का जो काम है, ये जो जागरूकता का जो काम है, ये तो क्रमशः चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही है। और अगर हम देखें तो ये कोई नया नहीं है। जागरण की जो शुरुआत तथागत बुद्ध ने, कबीर ने, उसके बाद फुले ने, और उसके बाद फिर बाबा साहब ने और तमाम लोगों ने की है, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। अपने अपने समय में लोगों ने जागरूक किया है और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, जो निरंतर चलती रहेगी। ये तो स्वाभाविक है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, उसमें से ही हमको हल भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहीं हम जर्मनी की हद तक बर्बाद होने के बाद अगर जागेंगे, तो अब एक बार फिर से उस तरह से उठने की स्थितियां क्या भारत में नजर आती है? अंत में बस आधे मिनट के लिए सुनील सर, क्या आपको लगता है कि अगर जर्मनी की हद तक हम बर्बाद हो गए, भारत की स्थिति अगर वो हो गई, तो क्या हम वापस उठ पाएंगे? जी, मैं तो आशावादी हूं, और मुझे लगता है कि अगर हमारे पास इतने सूचना तकनीक है, अगर हमारे पास YouTube है, Facebook है, WhatsApp है, तो ये काफी है, जो बाबा साहब और काशीराम जी के पास नहीं था। अगर ये नेटवर्क होता तो वो बहुत बड़ी क्रांति ले आते। और हमारे पास इतना समृद्ध विरासत है, जो बहुजन महापुरुषों की विचारों की विरासत है, और ये बहुत वैज्ञानिक और तार्किक विरासत है। तो ये पूंजी के मामले में हम लोग कमजोर नहीं, मुझे लगता है वैचारिक पूंजी से हम लोग भरे हुए हैं। जरूरत है इसको चैनलाइज करने की, जरूरत है नेटवर्किंग के द्वारा लोगों तक पहुंचने की। जैसा ललित साहब ने कहा भी कि वो लोग तो पहुंच जाते हैं, हम लोग नहीं। जैसे आप आदिवासी इलाकों में देखें तो आज जहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है, वहां जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पहुंच गया और हनुमान मंदिर जाके खोल दिया। तो वहां कमी तो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोगों की भी है कि वो उनके पहले ये भी पहुंचे और बताएं कि आपका कल्चर क्या है, आपकी परंपरा क्या है। तो हमें आशावादी रहना होगा और लिखना होगा, बोलना होगा। ये लोग जो है प्रतिरोध को दबाने की भी कोशिश करेंगे, ये हमेशा से रहा है। और ये समय इतना भी संकटपूर्ण नहीं है, जैसा कि कबीर का समय संकटपूर्ण था, जैसा बुद्ध का समय संकटपूर्ण था, जैसा बाबा साहब का समय संकटपूर्ण था। बाबा साहब को तो किराए का मकान नहीं मिल रहा था। आज तो जो लोग आलीशान घरों में जो है दलित समाज के लोग रहते हैं। तो स्थितियां इतनी खराब नहीं है, संविधान लागू है, लोकतंत्र है, और इतना भी ज्यादा ये लोग करेंगे। अगर प्रतिरोध उसी जो है घनत्व के साथ तेज होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जीत जाएंगे, ये लोग हारेंगे। अंततः हारना उन्हीं को है, जीतना संविधान को।
हमारी जी। बस यही जिद होनी चाहिए कि देश केवल और केवल संविधान से ही चलेगा और संविधान की ही जीत होगी और हारना मनुस्मृति को ही पड़ेगा। बस हमें इसके लिए तैयार रहना है और अपने लोग को तैयार करना है। जी 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 जी, आप दोनों ने यहाँ पर अपनी बात कही, हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम निश्चित रूप से ये जो जागृति का जो क्रम है ये लगातार जारी रहेगा। हम कोशिश करते रहेंगे तमाम बहुजन विषयों को, तमाम बहुजन मुद्दों को पर डिस्कस करके, उन्हें उस पर बातचीत करके उन तक अच्छी चीज, सच्ची चीज हम पहुंचाते रहें, सच्ची बातें पहुंचाते रहें, और ये हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा आप सभी के सहयोग से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।